नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास में जो घटना घटी है इन 2 सालों के दरमियान, वह विश्व के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सबसे अभूतपूर्व है। ऐसा न कभी सुना गया था, ना ही कभी देखा गया था। यही कारण है कि एक पूर्व माओवादी जो कि अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखते हैं, वो शायद उन्होंने मतलब वेणुगोपाल के बारे में बोल रहे हैं, शायद उन्होंने 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़े गद्दार के रूप में इतिहास में अपना स्थान मजबूत कर लिया है। ये एक पूर्व माओवादी का उद्गार था जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया। और ये तमाम परिघटनाएं जो घटी है 2 साल के दरमियान में, जिसमें कि सैकड़ों माओवादियों की हत्या हुई है, वह अपने आप में बहुत हृदय विदारक और अपने आप में अभूतपूर्व है। अमित शाह जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में ये बोल रहे थे कि 31 मार्च 26 तक वह सीपीआई माओवादी को भारत से ही ख़त्म कर देंगे, तो लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। बहुत सारे लोग हंस रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन अमित शाह के बोलने के पीछे जो ताकत था, वो ताकत था वेणुगोपाल, जो उस समय सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो मेंबर हुआ करते थे। और उनके ही शाह पर अमित शाह का कहना था कि सीपीआई माओवादी को पूरे भारत से मिटा देंगे। लेकिन जब सीपीआई माओवादियों ने जब वेणुगोपाल को एक्सपोज किया, बल्कि यूँ कहें कि वेणुगोपाल ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर लिया, तब जा कर के चीज़ें स्पष्ट हुई कि यह एक्चुअल में गद्दार थे और पार्टी उनसे किनारा की। जब से ये वेणुगोपाल जो हैं एक्सपोज हुए हैं, तब से माओवादियों के साथ ना तो कोई भिड़ंत हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। तो साफ जाहिर होता है कि माओवादियों के जितने भी नुकसान हुए हैं, उसमें वेणुगोपाल की सीधी संलिप्तता थी। इस बात को एक दूसरे पोस्ट में जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, उसमें साफ हो गया था कि उन्होंने भी बताया था कि वेणुगोपाल ने ही तमाम लोगों की हत्या करवाई है। इन चीज़ों पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। क्या है, कैसा है, ये देखते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय हो गया है कि सीपीआई माओवादी के साथ जो घटनाएं घटी है, यह दुनिया के इतिहास में संभवतः पहली घटना है। इससे पहले एक घटना हुई थी जब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी, जब लेनिन थे, तो उनकी पार्टी के अंदर भी इस तरह का एक व्यक्ति था जो सीसीएम था, और उन्होंने जो है हज़ारों को भर्ती किया, सैकड़ों का हत्या करवाया। लेकिन यह घटना उससे भी बड़ी घटना है जो वेणुगोपाल ने अपने रीजन में किया है, और उस पार्टी के नेतृत्वकारी निकाय पर जो वो पद था, उसका उपयोग करते हुए जो किया है, वह दुनिया में ना तो कहीं देखा गया, ना ही कहीं सुना गया। आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सीपीआई माओवादी आखिर इन 2 सालों में किस तरह से और कैसे पददलित हुई और किस तरीके से गद्दारी का नया आयाम विकसित हुआ। सोशल मीडिया पर जारी हो रहे एक पोस्ट पर इसका चीज़ का जिक्र था। वो जिक्र ये था कि जब फडणवीस सरकार, मतलब यूँ कहें कि अमित शाह के साथ जब वेणुगोपाल का जो उस पोलिट ब्यूरो मेंबर थे, इनका जब पैक्ट हुआ, पहले इन्होंने अपनी पत्नी को शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने तय किया कि हम पूरी पार्टी को समाप्त कर देंगे, जिसके सहारे अमित शाह ने बयान दिया कि हम 31 मार्च 26 तक जो है पूरी पार्टी को भारत से ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच में जो उस समय के मौजूदा सीएम थे, मतलब चेयरमैन, मतलब आप यूँ समझ लें कि आप बासवराज, जब बासवराज जो थे, उन्होंने उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं। हालांकि वो मारे गए हैं अपने ही सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए, लेकिन उनकी कमियों की वजह से भी ये चीज़ें पल्लवित पुष्पित हुई, ऐसा संभव है। इसमें एक जो मसला आया है, जो सोशल मीडिया पर कुछ पेज में दिखा गया है, वो ये था कि
बासव राज को कन्विंस कर लिया था पॉलिट ब्यूरो मेंबर ने, जो कि वेणुगोपाल थे, कि अब लड़ने का वक्त नहीं रहा है, परिस्थिति बदल गई है, इसलिए जो है चीज़ें हथियारबंद संघर्ष को छोड़ देना चाहिए अस्थायी तौर पर। ये बात पर सहमति हो गई थी बासव राज की, जो कि जगन के बाद में जो पत्र आया था उसमें भी ये दिखता है। लेकिन जब दोबारा उनसे दूसरे लोगों से जब बात होती है तो बासव राज जो है इस बात पर सहमत हो गए थे कि नहीं, सजा संघर्ष चलता रहेगा। तो जब वेणुगोपाल ने देखा कि बासव राज अपनी बात से अडिग हो गए हैं और उस चीज़ों को सुनने को तैयार नहीं है, सजा संघर्ष छोड़ने के राजी नहीं है, तो उन्होंने बासव राज को ठिकाने लगवा दिया। ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। बासव राज की हत्या करवाई। इसके अलावा जो लोग वेणुगोपाल के रास्ते कांटे बन रहे थे, उन तमाम लोगों को एक एक करके ख़त्म किया गया। मसलन चलपति, मौडम बालकृष्ण, राजू, कोशा, इस तरीके से बहुत सारे लीडर्स जो वेणुगोपाल के रास्ते के रोड़ा बन रहे थे, उनको ख़त्म किया गया। सोशल मीडिया पेज में ही लिखा हुआ है, जिस इलाके में बासव राज की शहादत होती है, मृत्यु होती है, उसी इलाके में बैठ करके इंटरव्यू कर रहे थे सतीश यानी रुपेश, जो प्रवक्ता हैं, जो इंटरव्यू दिए थे एक निजी चैनल को। और बासव राज मारे जाते हैं, रुपेश को कुछ भी नहीं होता, सोनू वेणुगोपाल को भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो उनके विरोधी थे उन सारे खत्म कर दिए जाते हैं बड़ी तादाद में। लगभग अभी एक आंकड़ा आया था 700 माओवादी मारे गए। मतलब 700 माओवादियों की मौत का जिम्मेदार वेणुगोपाल है। जो कोई उनके रास्ते में रोड़ा बना, उनको उसने ख़त्म कर दिया। इसके बाद वेणुगोपाल का समझदारी था, चूँकि वो सबसे सीनियर हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हम पार्टी के महासचिव बनेंगे। बासव राज ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेणुगोपाल का जो मंशा था कि अगर वो महासचिव बन जाता है तो पूरी भारत की पार्टी को जो है, जिस तरह से कभी CPIM लिबरेशन को विनोद मिश्र ने सीधा सरेंडर करा दिया सरकार के सामने 1995 में, और दुनिया की कई सारी पार्टी, से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी रही है, CPN माओवादी, प्रचंड और भट्टराई के नेतृत्व वाली, इन्होंने पूरी पार्टी को सरेंडर करा दिया। या फिर दुनिया के बहुत सारे इतिहास में देखा गया है जहाँ पर कि पूरी पार्टी को ही सरेंडर करा दिया गया। यही मंशा वेणुगोपाल की भी रही होगी, और इन्होंने जो है पूरी प्रक्रिया के साथ पार्टी को सरेंडर कराने का प्लान तैयार किया था। अमित शाह के एकदम निगरानी में जो कोई विरोध करने की संभावना लगता था उसकी हत्या करा दी जाती थी, और जो समर्थक हुआ करते थे उनकी हत्या नहीं होती थी, पुलिस उनको टच तक नहीं करती थी, पुलिस उनको छूती तक नहीं थी। रुपेश को हत्या नहीं हुआ और न ही सोनू का यानी वेणुगोपाल का हत्या हुआ, दोनों ही सुरक्षित रहे। उन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में बासव राज जैसे महासचिव असुरक्षित थे और मारे गए, खत्म हो गए। आगे जो परिस्थिति चलती है वो इस तरह चलती है कि CPI माओवादी के महासचिव के पद पर सोनू का नाम नहीं आया, और उस जगह पर देव जी का नाम प्रस्तावित हुआ। लेकिन जैसा कि खबरें आ रही है, देव जी का भी नाम महासचिव के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, ना कि माओवादी के प्रेस रिलीज में, ना ही किसी और के प्रेस रिलीज में। लेकिन खुफिया सूत्र के हिसाब से मालूम हुआ है, जो इसमें कि एक व्यक्ति जो स्टेट कमेटी के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने सरेंडर किया, तो उन्होंने ही बताया था कि देव जी को महासचिव चुन लिया गया है। निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी बिना महासचिव के नहीं रह सकती है इतने लंबे समय तक। देव जी को महासचिव चुन लिया गया, इस बात को गोपनीय रखा गया है, संभवतः ऐसा ही लगता है। यही कारण है कि वेणुगोपाल देव जी का प्रखर विरोध किए और उनको महासचिव मानने के लिए तैयार नहीं रहे। देव जी को महासचिव इसलिए नहीं मान रहा है कि अगर इसको उम्मीद था कि हम फिर भी महासचिव बन सकते हैं, लेकिन देव जी के महासचिव की पद की पुष्टि लगभग हो चुकी है और देव जी ही महासचिव के तौर पर नियुक्त हैं। और यही कारण है कि जो हिस्सा देव जी के नेतृत्व में है, जिसमें कि बटालियन नंबर 1, जिसमें हिडमा देवा जैसे लोग हैं, वे लोग
देव जी के नेतृत्व में है, इसीलिए वहाँ से लगातार संघर्ष की आवाज़ बुलंद हो रही है। और जो हिस्सा अभय के, मतलब अभय कहना ठीक नहीं रहेगा, वेणुगोपाल के साथ था, वो खेमा जो है सरेंडर कर दिया है, जिसकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जा रही है, जिसमें आपको 15 से शुरू होकर के लगातार आप रुपीस का 17 तक देख सकते हैं सरेंडर किस तरह से हुआ है। ये पूरी फलसफा चला। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस को, हालांकि रुपेश ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि हम जो है पुलिस को कोई भी गोपनीय सूचना नहीं देंगे, डीआरजी में नहीं जाएंगे। जो एक संगठन था, ओपन संगठन, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया जाए। 3 मांगे मान भी लिया था गवर्नमेंट ने, इसने बोला भी। बाद में स्टेटमेंट चेंज हो गया इसका। जो ही रुपेश का सरेंडर होता है, इसके बाद अगले ही दिन मलकानगिरी में सीपीआई माओवादी के जो बंकर था, जहां पर हथियार का डंपिंग था, वो पकड़ा गया, क्योंकि टेक्निकल विभाग का भी जो लोग था वो उस डंपिंग को जानता था और वो पकड़ा गया। तो निश्चित तौर पर ये पहला ही जो दावा था रुपेश का कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, झूठा साबित हुआ। असल में रुपेश ने या उसकी टीम ने जो है पुलिस को सारी जानकारी दी है, अंदर की बात, सारी बातें बताई है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि शुरू में कि जो सरेंडर के ठीक पहले का जो इंटरव्यू सुनिए आप अगर, जो कई चैनलों ने लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम डीआरजी में नहीं जाएंगे। लेकिन सरेंडर के बाद जो उनका इंटरव्यू आया है उसको सुनिए आप अगर, तो साफ बोलते हैं कि जिसको जाना है वो डीआरजी में जाएं, हम किसी को क्यों रोकेंगे। ये भी चीज़ हो गया, मतलब डीआरजी में जाने की बात भी तय हो गई। जब 15 अगस्त को वेणुगोपाल को पता चल गया पक्की तरह तौर पर कि देव जी महासचिव बन चुके हैं, अब उनका कोई भविष्य नहीं बचा है पार्टी में, तो उन्होंने एक बयान लिखा कि अब पूरी पार्टी को तो हम सरेंडर करा नहीं सकते हैं, तो अब जो हिस्सा उसके प्रभाव में है उसको डिवीज़न कर दें, पार्टी में 2 फाड़ कर दें। इसके लिए उन्होंने बयान जारी किया और ईमेल का जो चक्कर था उन्होंने दिया कि आप हमसे बात कीजिए, जो जेल में बंद हैं वो भी बात करें, जो जेल के बाहर हैं वो भी बात करें, तमाम लोग बात करें हमसे, और पार्टी का एक नया फॉर्मेशन क्रिएट करें या फिर 2 फाड़ करें, विभाजन करें। तो विभाजन में भी सफल नहीं हो पाया ये, क्योंकि पूरे भारत के लोग जो भी हैं इनके संपर्क में आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन लगता ऐसा है कि ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इनके पत्र के तुरंत बाद ही जगन का पत्र आ गया था तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर। तो जब उनका स्टेटमेंट आता है, जगन के स्टेटमेंट ने साफ साफ बता दिया कि जो वेणुगोपाल का जो स्टेटमेंट है वो उनका निजी बयान है, वो सरेंडर करे ना करे उससे मतलब नहीं है, पार्टी का हथियार जो है पार्टी सरेंडर नहीं करेगी, इस तरह करके उन्होंने कहा। इसमें मज़ेदार चीज़ पर गौर करें इस क्रम में आप अगर, तो वेणुगोपाल ने जगन के पत्र का जवाब दिया कि ऐसा ऐसा नहीं है, ये है वो है, आप नहीं बोल सकते हैं, आप जो है आप सीसी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप स्टेट में होते रहते हुए। इस तरह की उन्होंने बातें कही जो डिसिप्लिन का मसला बनता है, और उसको अनुशासन का डंडा चलाने की कोशिश किया। लेकिन जगन के पत्र का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन जो सेंट्रल कमेटी की तरफ से अभय और विकल्प के नाम से जो प्रेस बयान जारी होता है, उस बयान का जवाब वेणुगोपाल ने बिल्कुल नहीं दिया, उनको नेगलेक्ट कर दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सरेंडर करना सरेंडर करें, लेकिन आप हथियार पार्टी को सौंप दें। इसका जवाब बिल्कुल ही नहीं दिया वेणुगोपाल ने, इग्नोर कर दिया। इससे एक चीज़ चलता है पता कि तेलंगाना में आज भी पार्टी मन मजबूत है नीतिगत तौर पर वहाँ पर, चूँकि नीतिगत तौर पर जो भी डिसीजन लेती है वो आज भी दंडकारण में जो लोग हैं वो तेलंगाना से ही लोग गए हुए लीडर्स हैं। और तेलंगाना के ही जब पार्टी ने इस सवाल को रेज किया और वेणुगोपाल के मुखौटा को उखाड़ फेंका, तो वेणुगोपाल जवाब उनका देने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन जब सीसीएम ने जवाब किया, तलब किया इनसे, तो जवाब देना ये मुनासिब नहीं समझे, और विभिन्न डिविजनल कमेटी से, जिसमें कि गढ़चिरौली का रहा, मार डिवीजन रहा, या और उत्तरी बस्तर का रहा, वो लोग स्टेटमेंट दे करके सपोर्ट किया, जो भी डिसिप्लिन का खिलाफ था। लेकिन पूरी तरह से चीज़ें जो हुई है वो
इस तरह से हुई। इन्होंने डिवीज़न करने का पार्टी ने कोशिश किया, वो डिवीज़न को भी पूरी तरह से पार्टी ने नकार दिया। अंत में अब ये जब पूरी तरह एक्सपोज हो गए पार्टी के सामने, देश के सामने, तो इन्होंने अब मुफीद रास्ता सोचा कि अब तो पार्टी में रहना मुश्किल है, तेलंगाना जाना मुश्किल है। अंत में ये भाग करके पहुंच गए फडणवीस के पास। रुपेश भी अपना दल बल हथियार लेकर के पहुंच गए छत्तीसगढ़ की शाही सरकार के पास और सरेंडर कर दिया। लंबे लंबे भाषण दिए, लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए और पूरी तरीके से लगा जैसे कि मतलब पूरी पार्टी गलत है और ये जो है जो भाजपा के चरणों में गिर गए हैं, ये अब महान हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें चली। इसके बाद पार्टी की 4 पेज की जो एक प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पढ़ के सुनाया था उसको। अगर आप चाहें तो उसको हम एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त उसको हम पढ़ रहे थे उस वक्त जो है मेरे पास तेलुगु वर्जन था, जिसका मैंने अनुवाद किया था हिंदी में AI के माध्यम से। लेकिन अब मेरे पास जो है उसका ओरिजिनल वर्जन जो हिंदी में है वो मौजूद है। अगर आप उसको चाहें तो हम दोबारा उसको पढ़ करके आपको सुना सकते हैं। हालांकि आपने कई जगह सुन भी लिया होगा उसको, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर सोनू को गद्दार बताया और उनको दंड देने की बात जाहिर किया। उस पत्र में ही जो 4 पन्ने का पत्र था, उस पत्र में ही पहली बार पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया कि वेणुगोपाल जो है कई महीने से, मतलब कई साल से फडणवीस की सरकार के साथ सीधे संपर्क में थी। यानी यूँ कहें कि भाजपा के अमित शाह के सीधे संपर्क में थी, जिस कारण कि अमित शाह को ये बोलने का साहस हुआ कि हम जो है पूरी पार्टी को 31 मार्च 26 तक उखाड़ फेंकेंगे, ख़त्म कर देंगे पूरे भारत से। लेकिन जब ऐसा सोनू एक्सपोज होता है, उसके बाद जो है अमित शाह का फंसा दल गया और बोले कि नहीं, सिर्फ सशस्त्र माओवाद को ख़त्म कर पाएंगे, उसके बाद पूरे भारत से मिटा नहीं पाएंगे। उसके लिए रणनीति फलनीति जलना है, जो है वो क्या बोलते हैं उसको आप, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, वो सब करना शुरू कर दिया, जो कि पहले ये नहीं मानता था। तो इस तरह से चीज़ें चली। इसके बाद जो है 18 अक्टूबर को तेलंगाना की राज्य कमेटी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी होता है प्रेस के लिए। वो विज्ञप्ति में उन्होंने जो जगन नाम से जारी होता है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, क्रांतिकारी आंदोलन के गद्दारों, तुम्हें उत्पीड़ित लोगों द्वारा दंडित किया जाएगा। ये दूसरी घोषणा है जो कि आपको सेंट्रल कमेटी की जो पर्चे थे 4 पन्ने के, जो मैंने कल सुनाया था आपको उसके बारे में, तो उस पर जो है बाद ये दूसरी पर्चा है जो कि 18 तारीख को जारी हुआ था। वो पर जारी पर्चा हुआ था, वो वाली आपको 16 अक्टूबर को। इस विज्ञप्ति में जो बयान जारी किया गया है, वो जारी ये कहा गया इसमें, भारतीय माले पार्टी के इतिहास में सबसे गंभीर विश्वासघात मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव और टक्कापल्ली वासुदेव राव के गिरोह द्वारा किया गया था। ये दोनों घटनाएं क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक अमिट कलंक रहेगी। विश्वासघात और विश्वासघात ज़्यादातर पार्टी के बाहर से होते हैं, बहुत कम मामलों में वे पार्टी के भीतर से होते हैं। यह सर्वविदित है कि पीपुल्स वार और माओवादी पार्टी के इतिहास में कथुला, समैया और गोविंदा रेड्डी जैसी कुछ घटनाएं घटी। इन घटनाओं के अपराधी DC स्तर के लोग थे, डिविजनल कमेटी। अब पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन, खासकर आदिवासियों को हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार देशद्रोही पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल है। मतलब नुकसान के लिए जिम्मेदार देशद्रोही पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं, जो मनुवादी, फांसीवादी राज्य और शोषक वर्गों के कुछ काम आ रहे हैं। सभी को यह समझना चाहिए कि यह केवल एक अस्थायी जीत है उन गद्दारों का। पिछले कुछ समय से
वे पार्टी के भीतर शोषक वर्गों के लिए लाभकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से उग्रवादी, बयानबाजी, उदारतावादी, अवसरवादी तरीकों से अंजाम दे रहे थे कुछ वर्षों से, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। वे कई बेतुके बहाने बनाकर और संगत और अनुचित रणनीतियां और तरकीबें अपना रहे हैं और क्रांतिकारी कतारों की चेतना को कमज़ोर करने के लिए अस्पष्ट सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेतृत्व में संवादहीनता पैदा कर रहे हैं और शोषकों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। वे पार्टी नेतृत्व के प्रति किसी भी तरह का संदेह पैदा न करने के लिए सतर्क रहे और महान क्रांतिकारी होने का दिखावा करते रहे, जिससे कई नुकसान हुए। आपको याद होगा 2021 ईस्वी में जब कोरोना देश में छाया हुआ था दुनिया भर में, तो उस वक्त मनोज वेणुगोपाल ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा था और उसमें दिखावा किया था कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ और मैं आत्मसमर्पण करना, विश्वासघात करना जो है मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है, नहीं कर सकते कभी हम। इस तरह की चीज़ उन्होंने लिखा था, जिसके बारे में मैंने उनके पूरे पत्र को एक वीडियो में मैंने बताया था, साझा किया था आपके साथ में। तो इस तरह की दिखावा ये लंबे समय से कर रहे थे, जिस कारण की बहुत सारा नुकसान हुआ। माओवादी पार्टी और प्रसन्न कगार की शुरुआत से ही इन षड्यंत्रकारियों की गतिविधियों की समय रहते जांच न करने के कारण क्रांतिकारी कतारों, आदिवासियों और क्रांति के प्रगति को हुए गंभीर नुकसान के लिए खेद व्यक्त करती है। पार्टी इस विश्वासघात को गहराई से महसूस करती है, जिसके द्वारा पार्टी की संपत्ति मनुवादी, फांसीवादी राज्य के चरणों में रख दी गई है। कुछ अनुशासित आदिवासी साथी जो उनकी भ्रामक बातों पर विश्वास कर बैठे थे, उनके साथ चले गए हैं। आप सभी को उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अपना जीवन जारी रखना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में पूंजीपति बाजों की तरह झपट्टे मारने को तैयार हैं। अमित शाह और मोदी घुटनों के बल बैठकर लाल कालीन बिछाकर वन संपदा लूटने के लिए निवेशकों का स्वागत कर रहा है। वे वेणुगोपाल राव और वासुदेव राव जैसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर आपकी आंखों में उंगली डालने वाले हैं। आइए, पीढ़ियों से वन संपदा की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वजों के बलिदानों का अपमान व अवमानना किए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संपदा को संरक्षित करें। जनता, जब तक भारत में शोषण, असमानता, भेदभाव और वर्चस्व कायम रहेगा, तब तक आंदोलन और संघर्ष अवश्यंभावी रहेंगे। किसी भी विचारधारा की परवाह किए बिना मुद्दों के आधार पर संघर्ष शुरू होंगे, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। इस प्रकार माओवादी पार्टी उभरते संघर्षों को सैद्धांतिक रूप देकर और समय की परिस्थितियों के अनुसार रणनीति और कार्यनीति बनाकर एक दीर्घकालीन जनयुद्ध में इस देश की जनता को शोषकों से मुक्त कराने के लिए अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। अंत में हम शहीदों के बलिदान के गवाह के रूप में शपथ लेते हैं कि मल्लो जुल्ला और टक्कापल्ली गिरोह, जो शहीदों के बलिदान को कम आंकते और उनका मजाक उड़ाते रहे हैं और मानवतावादी, फांसीवादी शासकों के चरणों में नतमस्तक रहे हैं और क्रांतिकारी आंदोलन को अस्थायी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें सजा से नहीं बख्शा जाएगा। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जगन, आधिकारिक प्रवक्ता, तेलंगाना राज्य कमेटी, माओवादी। ये जो पत्र है सीधे तौर पर साफ कहता है कि ये जो गद्दारी किए हैं वेणुगोपाल और ठक्कापल्ली वासुदेव, जो राव नाम उनका है, जो भी है, रुपेश नाम से जानते हैं लोग उनको, तो इनको जो है सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि ये दोनों जो है तेलंगाना जाने के लिए तैयार नहीं है। और जो परिस्थिति अब बन रही है, जो कि मैंने बताया था कि आपको सरेंडर करने के पहले 3 मांग था मुख्यतः, जिसको सरकार ने मान लिया था। पहला मांग यही था कि एक संगठन है उस पर प्रतिबंध हटाएं, वो अभी हटा नहीं है। जब समय पूरा होगा तो रिन्यूअल उसका नहीं होगा या कुछ क्या होगा वो बात की बात है। दूसरी मांग थी कि डीआरजी में शामिल नहीं होंगे। बाद में ये सीख पलट गए और बोले क्या कि जिसको जाना है अपना डीआरजी में जाएं। तीसरी चीज़ था इनका कि जितने भी जेल में बंद लोग हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और जो इनके समर्थक हैं उनको जेल से सरकार रिहा करेगी। तो तीसरा चीज़ हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जो डीआरजी वाली बात है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लोग डीआरजी में जा रहे हैं तो उसमें जाएं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ठक्केपल्ली वासुदेव का जो बयान आया था एक मीडिया में,
उसमें साफ कहा था कि जिसको जाना है वो जाएं। तो अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से सीपीआई माओवादी पार्टी ने सीधे तौर पर रुपेश और वेणुगोपाल को निशाने पर लिया है, टारगेट पर लिया है और उनका दंड का सज़ा भुगतने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि अब उनके पास दो ही रास्ते बच सकते हैं। या तो सीधे सीधे तौर पर सरकार के कहे अनुसार चलें, और कहे अनुसार का मतलब सीधा हो जाएगा कि डीआरजी का नेतृत्व अब इनके जिम्मे दे दिया जाए। ऐसे भी जो कंपनियां हैं, जो खनन कंपनियां जो खनन करने के लिए छत्तीसगढ़ में आ रही है, उनके ये ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी सवाल है कि अब ये सीधे तौर पर जो है उन पूंजीपतियों के, उन ठेकेदारों के, उन खनन कंपनियों के लठैत बनेंगे ये, और जनता पर हमला करेंगे, अपने ही साथियों पर हमला करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी ने इस बात का घोषणा किया है तो हो सकता है कार्यान्वित भी करे पार्टी, और यही कारण है कि ये तेलंगाना में जाने से भी बच रहे हैं, और अगर जाते भी अगर हैं तो उम्मीद है कि इनको बड़ी सुरक्षा में मुहैया कराई जाएगी। हो सकता है Z+ सिक्योरिटी भी इनको सरकार दे दे। तो ये एक पूरी जंग है, जिस जंग में ठक्केपल्ली जो वासुदेव हैं और वेणुगोपाल जो हैं, ये दोनों जो ब्राह्मणवादी फांसीवादी सत्ता के सामने घुटने टेक दिए हैं, चरणों में लिपट गए हैं। तो अब माओवादियों पर जो भी हमला करना होगा उसका नेतृत्व यही लोग करेंगे, ठक्कापल्ली और वेणुगोपाल, और माओवादी का अपना नेतृत्व जो देव जी के साथ है वो उधर से वो रहेंगे। तो अब तक जो सरकार की पुलिस जाती थी या डीआरजी जाती थी मारने के लिए माओवादियों को, और बदनाम सरकार होती थी, तो अब इसका जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाएगी। और जिस तरह से नरसंहार होगा इसके बाद आगे, तो इसकी जवाबदेही अब अमित शाह के सर पर नहीं जाएगा। अब वो तो सीधा बोलेगा कि भाई ये तो उन्हीं का आदमी है जो सरेंडर किया है, और उस पर जो है वही लड़ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब कितनी बारीकी से अमित शाह ने पूरे पार्टी को, गद्दार को मिला करके आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया है। जब अभी तक सीपीआई माओवादी ने देव जी के नाम का खुलासा नहीं किया है कि वह महासचिव है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लगता है कि संभवतः पार्टी इस चीज़ को गोपनीय रख रही है, और वो नहीं चाहती है कि खतरा देव जी पर ज़्यादा बढ़े। इससे एक साथ और संभावना लगती है कि जिस तरीके से जगन का पत्र आया तेलंगाना से, और तेलंगाना का ही जगन का पत्र का जवाब वासुदेव ने या यूँ कहें कि वेणुगोपाल ने दिया था, इससे लगता है कि तेलंगाना जो है क्रांतिकारियों की भूमि है, और असल में खतरा अगर वेणुगोपाल और ठक्केपल्ली गिरोह को हो सकता है तो तेलंगाना से ही हो सकता है। और आज भी तेलंगाना का जवाब दोनों के लिए बहुत भारी है, क्योंकि एक इतिहास का एक ये भी सच रहा है कि आंध्र प्रदेश जो संयुक्त उस वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ था, यहीं की जो राज कमेटी थी, यही राज कमेटी ने सीसी का निर्माण किया था। तो निश्चित तौर पर मैंने जब वेणुगोपाल ने सवाल उठाया था कि अनुशासन का, कि आप टीवी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो उस समय भी जो है मैंने कहा था कि तेलंगाना की राज कमेटी सवाल को उठा सकती है, क्योंकि वही कमेटी जो है, वहाँ की स्टेट कमेटी ने ही जो है पार्टी के सीसी का निर्माण किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की चीज़ है, और खौफ तेलंगाना का ज़्यादा है वेणुगोपाल के मन में बनिस्पत सीसी के, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन पूरी परिघटना का जो एक मूल निष्कर्ष निकलता है, वो निकलता है यही है कि जो माओ त्से-तुंग रहे हैं चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, उनका स्टेटमेंट था बम्बार्डिंग ऑन हेडक्वार्टर, मतलब गद्दार जो हैं हेडक्वार्टर में बैठता है, सेंट्रल कमेटी में बैठता है, बम्बार्डिंग वहाँ करो। अब तक जो लोग आंख बंद करके सेंट्रल कमेटी लीडर पर भरोसा करते थे, उसके कई चीज़ों को सराहते थे और उनके आदेश को हूबहू मान लेते थे, तो अब लगता है कि सेंट्रल कमेटी की भी साख इस मसले में कहीं न कहीं खतरे में दिख रहा है कि अब गद्दार जो हैं सेंट्रल कमेटी के अंदर भी
मौजूद है। हालांकि फ़िलहाल तो हरा दिया गया उनको, लेकिन इसका बीज जो है, ये वायरस जो है, कभी भी पनप सकता है। लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेनज़ुल्ला वेणुगोपाल जो है, जिसका 40 साल से संघर्ष का इतिहास रहा, जिनका एक बड़ा भाई जो है मारा गया बंगाल में लालगढ़ में, और कैसा शहादतें दी है इसने परिवार ने, वो उसमें क्यों ऐसा हुआ, तो इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि इसके पनपने का जो एक रीज़न है, वो रीज़न पार्टी के दस्तावेज में भी है, जिसको मैंने नोट किया था, और मैं उसको पर अब एक बात चर्चा करूँगा आपके साथ कि किस तरीके से पार्टी के अंदर ही ब्राह्मणवादी फांसीवाद का एक भ्रूण मौजूद है, ब्राह्मणवाद की छौंक मौजूद है, जिस छौंक का इस्तेमाल जो है पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते हैं उसके अंदर होता है या हुआ है वेणुगोपाल के अंदर भी। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन जो स्थिति है उस पर मैंने शुरुआत से लेकर अब तक चर्चा किया। पार्टी अब इन तमाम गद्दारों से फिलहाल तो मुक्त है। यही कारण है कि सीपीआई माओवादी के अब एक साथ एक भी मुठभेड़ नहीं देखी जा रही है। ऐसा नहीं कि अमित शाह का जो खोजो पकड़ो मारो का अभियान था वो बंद हो गया, लेकिन अभी जो है एक भी इनकाउंटर नहीं हो रहा है, एक भी किसी तरह का कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी आपको कचरे थे, घास पात या जिसको गद्दारों का एक गिरोह बोले, वो सभी छन करके बाहर निकल गया है। और दो चरण में पहला दोनों गद्दार थे मूल रूप से, जैसा कि सीपीआई माओवादी ने कहा है, वेणुगोपाल और रुपेश। पहले वेणुगोपाल ने सरेंडर किया 61 लोगों के साथ, हथियारबंद हुआ, हथियार लेकर के गोला बारूद और भी बहुत कुछ है। उसके बाद जो बचे खुचे लोग थे उसको लेकर के 200-250 लोगों को लेकर के 210 लोगों को लेकर के रुपेश ने सरेंडर किया छत्तीसगढ़ में। तो ये पूरी चीज़ें जो है अब लगता है कि माओवादी के अंदर जितने भी कचरे थे, अविश्वसनीय तत्व थे, वो लगभग साफ हो चुके हैं। और जो बचे खुचे होंगे उनको भी पार्टी ने कहा है कि अगर आप जहाँ चाहे चले जाइए, लेकिन आप पार्टी का हथियार जो है हैंड ओवर करके जाइए, हथियार लेकर के मत जाइए। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन जो नुकसान होना था नुकसान हो चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि पार्टी जो है बच गई है। पार्टी जो है जो नेपाल में हुआ था, या फिर आप देखें अगर तो पूरी रूस की पार्टी बदल गई, या यूँ कहें पूरी चीन की पार्टी बदल गई, पूंजीवाद में धंस गया। वह चीज़ जो है भारत में नहीं हो पाया, अभी तक तो नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में क्रांति नहीं संपन्न हुआ है, क्रांति के दौर में है ये। इसलिए यहाँ का जो ये बदलाव है महत्वपूर्ण है कि क्रांतिकारी पार्टी संघर्ष में रहने के पहले भी किस तरीके से गद्दारी का साथ चलता है और उससे वो किस तरह निपटती है। बहरहाल जो भी आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा लगा आपको पूरी बात, उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं। अगर आप बताएंगे कि हम 4 पन्ने का जो पत्र था, उस पत्र को एक बार फिर से पढ़ करके सुनावे, जो उनका मूल भाषा था, उनकी मूल शब्दावली था, तो हम वो भी नेक्स्ट वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। नमस्कार।